गुड आफ्टरनून जी। आइए जल्दी से। हाँ जी करुण जी, बिल्कुल एंड में देखते हैं हम क्लास के ना। आंसर सही है अप्रोक्सीमेट तो। चेतन जी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करें स्टार्ट फिर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए जी, कंप्रेसिबिलिटी। आ रहे हैं सारे, करें स्टार्ट। देख लीजिए, देखिए जब भी हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं, और इसका जो फिजिकल मीनिंग रहेगा,
इसका जो फिजिकल मीनिंग रहेगा वो सिंपली आपके पास क्या रहेगा, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है अलाउ डिफॉर्मेशन। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है जी, अलाउ डिफॉर्मेशन। देख लीजिए, अब कंप्रेसिबिलिटी हम बोलते हैं किसे, हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है, बॉडी में यहाँ पे क्या मानूंगा, फ्लूइड को ही मानूंगा। ये मेरे पास क्या है, एक फ्लूइड, ठीक है। तो इसको आपने क्या बोल दिया जी, ये क्या है आपके पास सिस्टम, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं कि अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर कुछ एक अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करता हूं, मतलब कि मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं कुछ ऐसा, ठीक है। जब मैं सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये सिस्टम क्या करेगा, कहीं ना कहीं कंप्रेस होगा। कंप्रेस क्यों होगा, क्योंकि मैं सिस्टम के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द सिस्टम, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम आपका कहीं ना कहीं क्या कर जाएगा, कंप्रेस कर जाएगा। ऐसा हो जाएगा सिस्टम कुछ। इतना समझ में आ रहा है सबको। अब मुझे आप सिंपल बताइए, पहले केस में तो मैंने क्या किया, सिस्टम के ऊपर मैंने फोर्स को अप्लाई किया, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं, सिस्टम के अंदर से बाहर की ओर फोर्स लगाता हूं। एग्जांपल इसकी क्या है, जब हम बैलून के अंदर हवा भरते हैं, बैलून के अंदर जब हम हवा भरते हैं तो वो आपका कहां से निकलता है, फोर्स जो है अंदर से बाहर की ओर लगती है। अगर फोर्स अंदर से बाहर की ओर लगेगी तो सिस्टम का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जब सिस्टम के ऊपर फोर्स लगेगी तो सिस्टम का साइज कम हुआ, जब सिस्टम के द्वारा या सिस्टम के अंदर से फोर्स लगी तो इसका साइज क्या हुआ, बढ़ गया। इतना समझ में आया, ठीक है। इस फिनोमिना को जब हम इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, when there is work done on the system, when there is work done on the system, जब आपका सिस्टम के ऊपर काम होगा, when there is work done on the system, तो आप उस वर्क को क्या बोलेंगे, when there is work done on the system, then that work done is known as negative work done। आया समझ में या नहीं आया। तो जब सिस्टम के ऊपर काम होगा तो जो वर्क डन होगा उसे मैं कौन सा वर्क डन बोलूंगा जी, नेगेटिव वर्क डन बोलूंगा। सिमिलरली when there is work done by the system, work done by the system, whenever there is work done by the system, then the work done is पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। जब भी सिस्टम के द्वारा काम होगा तो उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में पहला ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाता है, कंप्रेसिबिलिटी में वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा या वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, जब हम कंप्रेसिबिलिटी को पढ़ेंगे तो उसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा या वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, जल्दी बताइए जी।
बताइए जी। ठीक है जी। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो हम सिंपली किसके बारे में पढ़ेंगे जी? वर्क डन ऑन द सिस्टम। बोलिए जी, यहां तक आया सबको समझ में? बिल्कुल सही जी, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। अब देखिए, जब भी हम कंप्रेसिबिलिटी को पढ़ेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी को पढ़ने के लिए हम एक इलास्टिक कांस्टेंट को भी स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों ने सॉन्ग पढ़ी होगी, अभी अगर आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं प्रिपेयर किया लेकिन आपने डिप्लोमा के अंदर पढ़ा होगा, है ना? तो उसके अंदर आपने इलास्टिक कांस्टेंट एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसके अंदर आपके बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस पढ़े होंगे आप लोगों ने ना। तो उनमें से मैं एक इलास्टिक कांस्टेंट को कंसीडर करता हूं जिसका नाम है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा होगा आप लोगों ने, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपको आएगा सर कि कंप्रेसिबिलिटी के अंदर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या रोल है? देखिए, जब भी हम कंप्रेसिबिलिटी को पढ़ते हैं, हम कंप्रेसिबिलिटी को हमेशा ही कंपेयर करते हैं किससे जी? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। और उसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसका जो फिजिकल मीनिंग है, वो है आपके पास रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फिजिकल मीनिंग है वो क्या है? रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, मतलब कि डिफॉर्मेशन को रोकता है। सिमिलरली अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करता हूं, कंप्रेसिबिलिटी का फिजिकल मीनिंग क्या है? कंप्रेसिबिलिटी का सिंपली फिजिकल मीनिंग है जी अलाउ डिफॉर्मेशन। तो दोनों में आपको कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? एक है डिफॉर्मेशन को रोकता है, दूसरा डिफॉर्मेशन को होने देता है। एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, इसको मैं के से डिनोट करता हूं, इसको मैं बीटा से डिनोट करता हूं। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड के। कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? तो सिंपली आपके पास क्या आएगा? आपके पास जो कंप्रेसिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जी? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। अगर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा तो आपके पास उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? कम होगी। अगर आपके पास कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी तो उसका के की वैल्यू क्या होगी? आपके पास कम होगी। ये समझ में आया इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी का क्या फॉर्मूला होगा? उस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए वी सिंपली यूज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जब हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को पढ़ते हैं तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है दैट इज के इज इक्वल टू, जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा दैट इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आपने पढ़ा है इन केस ऑफ स्ट्रेंथोमेट्रिक है, लेकिन फ्लूइड स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस इज नथिंग बट सिंपली द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, है ना? अगर आप किसी सॉलिड को खींचते हो या कंप्रेस करते हो तो सॉलिड अपने अंदर जो फोर्स पैदा करता है दैट फोर्स इज नोन एज अ स्ट्रेस। ठीक है।
देखिए फ्लूइड के केस के अंदर हमने तो क्या पढ़ा है, अगर आप स्मॉल अमाउंट फोर्स भी अप्लाई करोगे तो फ्लूइड आपका क्या करेगा, फ्लो करेगा। इसलिए जब भी आप एफएम को स्टडी करते हैं देन वी सिंपली रिप्लेस द स्ट्रेस विद चेंज ऑफ प्रेशर डिवाइड बाय द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हम क्या करते हैं जी, स्ट्रेस को हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ जी, प्रेशर के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो प्रेशर आपके पास क्या होगा, चेंज ऑफ प्रेशर बोला है तो डीपी हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन द ओरिजिनल वॉल्यूम। स्ट्रेन यही होते हैं ना, चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन द ओरिजिनल डायमेंशन, यही होता है। यहाँ पे आपके पास कौन सी स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो क्या चेंज होगा, कहीं ना कहीं वॉल्यूम चेंज होगा। यहाँ पे मैं एक नेगेटिव साइन ऐड कर रहा हूँ। नेगेटिव साइन मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को ही ड्राइव करने के लिए मैं बल्क मॉडल्स पढ़ रहा हूँ। कंप्रेसिबिलिटी को ही ड्राइव करने के लिए मैंने बल्क मॉडल्स को पढ़ा। और बल्क मॉडल्स के अंदर हम क्या देखेंगे कि जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो साइज क्या होगा, कम होगा, जिस कारण यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा जी, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो के आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू dp डिवाइड बाय माइनस dv अपॉन v। देखिए इसको भी नोट मत करना, आज मैं करवाने के बाद आपको नोट करने का बिल्कुल टाइम दूंगा, क्योंकि छोटी सी डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछी भी जाती है। वो डेरिवेशन तो एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन इसके जो रिजल्ट है उससे बेस मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो है एग्जाम के अंदर आएंगे। तो अभी नोट मत करना, नोट करने का मैं आपको भी टाइम दे दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, कल की अगर आपको क्लास याद होगी, अच्छा देखिए जी नेगेटिव साइन क्यों आया। देखिए जब मैं नेगेटिव साइन की बात करता हूं, मुझे सिंपल बताइए, जब हमने कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा तो कंप्रेसिबिलिटी के अंदर हमने पढ़ा कि ये क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो मुझे बताइए, ये आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है, इसको जब मैं कंप्रेस करूंगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी की, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन को ऐड किया है। टेक्नोलॉजी जी आया समझ में, आपको नहीं आया कि नेगेटिव साइन क्यों लिया है। ठीक है, अब अगर आपको कल की क्लास याद होगी तो कल की क्लास के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम था डेंसिटी। डेंसिटी हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो डेंसिटी के अंदर हमने क्या देखा है कि डेंसिटी इज नथिंग एज वी नो दैट। जैसा कि हम जानते हैं कि डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वल होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। ठीक है, अगर मैं मास को कांस्टेंट मान लेता हूं, इफ देयर इज नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ मास, तो मैं लिख सकता हूं रो इनटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि मास मेरा क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूं तो वो क्या बोलेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0। यही आएगा, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0 होगी। इससे मैं लिख सकता हूं रो डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डी रो। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं माइनस डीवी डिवाइड बाय वी इज इक्वल टू डी रो डिवाइड बाय रो। लिख सकता हूं ऐसा ना। ठीक है, इसको माइनस डी बाई वी को मैं किसके इक्वल रख सकता हूं, डी रो बाई रो। इट मीन्स जो आपके पास इक्वेशन 1 है, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, k इज इक्वल टू dp डिवाइड बाय डी रो डिवाइड बाय रो। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और k इज इक्वल टू रो dp डिवाइड बाय डी रो। बताइए जी समझ में आया या नहीं आया। तो जब भी कभी आपने बल्क मॉडल्स एग्जाम में पूछा जाता है
तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आप इन फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। इतना समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में? अब 2 मिनट में इसके पूरे के पूरे को नोट कर लीजिए। एक बार नोट कर लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक बार इसे नोट कर लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नोट कर लीजिए पहले। कर लिया नोट? समझ लीजिए। अब इसे एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरा। समझ में आ गया तब भी ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए हमने क्या बोला, कंप्रेसिबिलिटी का फिजिकल मीनिंग होता है अलाउ डिफॉर्मेशन, और इसको स्टडी करने के लिए हम एक इलास्टिक कांस्टेंट को स्टडी करते हैं जिसका फिजिकल मीनिंग होता है रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। तो एक डिफॉर्मेशन होने देता है, एक डिफॉर्मेशन को रोकता है। तो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो वो सिंपल क्या बनेगा, रिलेशन बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी एंड द बल्क मॉडुलस। इन दोनों को मैं रिलेशन की बात करता हूं तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। मतलब कि बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके जी, के। इतना समझ में आया? अब के आपके पास किसके इक्वल होता है, जो आपका बल्क मॉडुलस है दैट इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। मतलब इसका सिंपल मतलब क्या है कि जब आप सॉलिड के ऊपर कोई अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो सॉलिड उस फोर्स को रोकता है। मतलब कि मैं किसी को खींचूंगा तो मेरा इच्छा क्या है कि इसमें डिफॉर्मेशन आ जाए, लेकिन बॉडी उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए अपने अंदर एक रेजिस्टिव फोर्स पैदा करती है, दैट इज नोन एज द, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। लेकिन फ्लूइड के अंदर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती है, पहली क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हम उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं जी, प्रेशर से रिप्लेस कर देते हैं, डिवाइड बाय द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला डीपी होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन द ओरिजिनल वॉल्यूम। आपको डाउट आ रहा है सर यहाँ पे माइनस साइन क्यों दिया? देखिए माइनस साइन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हम बल्क मॉडुलस को पढ़ रहे हैं किसके लिए, कंप्रेसिबिलिटी को समझने के लिए। और कंप्रेसिबिलिटी के अंदर जब भी आप उस बॉडी को कंप्रेस करेंगे तो जो आपको फाइनल वॉल्यूम मिलेगा वो इनिशियल से कम मिलेगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है आपके पास। अब मैंने फाइनल वैल्यू लिखी तो वो इनिशियल से कम होगी, तो आपका जो आंसर आएगा वो डीवी किसके अंदर आएगा, माइनस के अंदर आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन को ऐड किया है। इतना समझ में आया?
अब आपके पास के किसके इक्वल आ गया जी, dp अपॉन माइनस dv अपॉन v। इतना समझ में आया। जैसा कि हम जानते हैं डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, मास के इक्वल होता है। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अगर मैं मास को कांस्टेंट लेके चलता हूं तो इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ गया जी, रो db प्लस vd रो इज इक्वल टू 0। तो रो db किसके इक्वल आ गया जी, माइनस vd रो के इक्वल आ गया, और माइनस dv बाय v किसके इक्वल आ जाएगा जी, d रो डिवाइड बाय रो। इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा जी, दिस वन आएगा। टेक्नोलॉजी जी अगर आप पूछ रहे हो कि अगर चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीज होता तो पॉजिटिव आता, बिल्कुल पॉजिटिव आता, लेकिन इस केस में ना वो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी कंप्रेस हो रही है, कंप्रेस हो रही है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही आएगा। लेकिन जो आपने बोला है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता चेंज इन वॉल्यूम, तो हाँ जी, तो वो आपके पास पॉजिटिव ही आता। आगे इतना समझ में? करें आगे स्टार्ट। ठीक है, आप अभी पहले समझते रहना, मैं आपको नोट करने का टाइम देता रहूंगा। पहले अभी एक बार ना जो जो मैं कर रहा हूं वो आप समझिए, बाद में नोट करने का टाइम आपको देता रहूंगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो k है मेरे पास, k मेरे पास किसकी इक्वल है जी, dp अपॉन माइनस dv अपॉन v, और k इज इक्वल टू dp अपॉन d रो डिवाइड बाय रो, जिसे कि मैं लिखता हूं k इज इक्वल टू रो dp डिवाइड बाय d रो। इतना समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इसको हमने पढ़ा टू अंडरस्टैंड द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी और इनके बीच में रिलेशन क्या है कि जो आपका बीटा है वो क्या है, 1/k की इक्वल है। तो मैं यहां से कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सिंपल लिखूंगा बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला अगर मैं लिख लेता हूं किसकी इक्वल है जी, रो dp डिवाइड बाय जी d2। आया समझ में नहीं आया? तो इसको मैं बीटा किसकी इक्वल आ जाएगा जी, d रो डिवाइड बाय रो dp। बोलिए जी, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला आया या नहीं आया? अगर आपने वॉल्यूम की फॉर्म में लिखना है तो इसमें लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो। तो जितने बल्क मॉडल्स के फॉर्मूलाज है उतने ही आपके फॉर्मूलाज किसके मिलेंगे जी, कंप्रेसिबिलिटी के मिलेंगे। इतना आपको समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है इतना? अब देखिए जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम चीज पूछी जाती है उसे समझिए। बोलते हैं कि अगर किसी बॉडी की कंप्रेसिबिलिटी 0 है, अगर किसी बॉडी की कंप्रेसिबिलिटी 0 है, बॉडी की कंप्रेसिबिलिटी 0 होने का क्या मतलब है कि फ्लूइड आपके पास क्या होगा, इनकंप्रेसिबल होगा। अगर उसकी कंप्रेसिबिलिटी 0 है तो उसका मतलब क्या होगा, फ्लूइड आपका इनकंप्रेसिबल है। इफ बीटा इज इक्वल टू 0, अगर इसकी कंप्रेसिबिलिटी आपके पास क्या है, इज इक्वल टू 0 है, तो क्या आ जाएगा जी, 0 इज इक्वल टू डी रो डिवाइड बाय रो डी पी। ठीक है, डी रो किसकी इक्वल आ जाएगा जी, 0 की इक्वल आ जाएगा। क्यों? रो डी पी से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, डी रो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डी रो का मतलब क्या है, चेंज इन डेंसिटी। डी रो का मतलब क्या है, चेंज इन डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी 0 है, मतलब कि डेंसिटी कांस्टेंट है। 2 को हम माइनस करेंगे और 0 आएगा, कब आएगा, जब दोनों की वैल्यू सेम होगी। इट मींस रो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, रो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। और फ्लूइड के केस में ना डेंसिटी हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, इसलिए लिक्विड हमेशा आपके पास क्या रहते हैं जी, इनकंप्रेसिबल रहते हैं। ऐसा नहीं 10 लीटर की बाल्टी है तो उसमें 11 लीटर पानी आ जाएगा। आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा,
liquids are generally liquids are generally incompressible लिक्विड जो होते हैं वो आपके पास मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं जी, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आया समझ में या नहीं आया समझ में? बोलिए, आया समझ में नहीं आया? ठीक है। अभी लास्ट ईयर एक राजस्थान का ई का एग्जाम हुआ था, शायद आप लोगों ने दिया भी होगा। उसमें एक प्रॉब्लम पूछी थी। क्या पूछा था उन्होंने? सबसे पहले ना इसे नोट कर लीजिए, जितना मैंने अभी तक करवाया है इसे नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो मैसेज कर दीजिए कि आपको ये नहीं समझ में आया, लेकिन तब तक पहले आप नोट कर लीजिए। जैसे नोट हो जाएगा मैसेज करते दीजिए कि नोट कर लिया आपने। कर लिया नोट? हाँ जी, देखिए मैंने आपको क्या बोला कि एग्जाम के अंदर एक प्रॉब्लम पूछी गई है। वो प्रॉब्लम क्या है? इफ, आंसर आपने टाइप करके बता देना है, आंसर क्या होगा। इफ वैल्यू ऑफ bulk modulus of elasticity is equal to 0. If value of bulk modulus of elasticity is equal to 0, then what will be the value of compressibility? तो compressibility की वैल्यू क्या होगी? If value of bulk modulus of elasticity is equal to 0, then what will be the value of compressibility? जो जो भी आपको आंसर लगता है आप मैसेज कर दीजिए। दो मिनट का टाइम है आपके पास।
चरणजीत सिंह जी, एक आंसर कैसे आ सकता है? किसी का 0 आ रहा है, किसी का इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन आपका एक कहां से आ गया? देख लीजिए, देखिए सिंपली हम पहले पढ़ चुके हैं। इसने पूछा है कि अगर आपके पास बल्क मॉडुलस क्या होगा इफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, मतलब कि k की वैल्यू आपके पास क्या है, इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या पढ़ा है कि बीटा किसके इक्वल होता है, 1/k के इक्वल होता है, पढ़ा है आपने। तो इसे वैसे लिख सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0। एनीथिंग डिवाइड बाय 0, किसी भी चीज को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आपको किसके इक्वल देता है, इज इक्वल टू। तो एग्जैक्ट आंसर इज इंफिनिटी। ये आपको यार याद भी रखना है। अगर किसी केस के अंदर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 0 हो जाती है तो कंप्रेसिबिलिटी इसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा, और वाइस वर्सा भी इसका जो है वो यही आंसर रहेगा। ठीक है, मतलब अगर आपका बीटा 0 है तो कंप्रेसिव तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। आया समझ की नहीं समझ में आया? क्लियर? अब आप एक बात और समझ लीजिए, देखिए जी क्लास के अंदर होगा कि आपको कुछ चीजें समझ में आ रही है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है। वो क्लास के बाद आपको कहीं ना कहीं डाउट पूछने में भी दिक्कत आती होगी। तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, लेकिन आपने ना उसमें एक बार मेंशन जरूर कर देना है कि आप कौन से स्टूडेंट हो। ठीक है, कि ऑनलाइन बैच के हैं, कैसे अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो मैक्सिमम ऑनलाइन बैच के ही होंगे। क्लियर है? तो नंबर आप लिख लीजिए 90 9041456007। विशाल ठाकुर। कोई भी अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है व्हाट्सएप पे अपने डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब करते हैं जी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट इसके न्यूमेरिकल्स कंप्रेसिबिलिटी के। आगे समझ में, हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करें क्या कुछ पूछना है आप लोगों ने? लिखिए न्यूमेरिकल। When the pressure, देखिए नंबरिंग करते रहिए कि कौन सा न्यूमेरिकल है ना, कल भी मैंने आपको बोला था जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके साथ साथ नंबरिंग करते रहिए जी।
when the pressure on a given mass of a liquid increase from 3 megapascal to 3.5 megapascal, then the density of liquid increased from 500 kilogram per meter cube to 501 kilogram per meter cube. Then find the bulk modulus over a given pressure range. Over a given pressure range. ठीक है? Then find the bulk modulus over the given pressure range. अब सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि बल्क मॉडुलस के की यूनिट क्या होगी। मैसेज करके मुझे जल्दी बताइए जी, बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या होगी। बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या होगी। बल्क मॉडुलस किसकी इक्वल है जी, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है जी। स्ट्रेन आपके पास क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी कोई यूनिट तो नहीं होगी, तो K की यूनिट क्या होगी, स्ट्रेस की इक्वल होगी। और स्ट्रेस आपके पास हमेशा क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि सिंपली वो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो K की यूनिट क्या होगी जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कीजिए इसका न्यूमेरिकल कीजिए, ट्राई कीजिए। मैं अभी क्लास के अंदर सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन एक बार पहले आप ट्राई कर लीजिए। बिल्कुल सही है जी। अनमोल जी बिल्कुल सही आंसर है। मुझे डायरेक्ट आंसर बता दीजिए कितना है। अनमोल जी आंसर सही है। टेक्नोलॉजी जी क्या आंसर आया है। गलत आ रहा है कुछ ना, टेक्नोलॉजी जी गलत है, चेक कीजिए कहाँ गलती कर रहे हो। गलत है जी, गलत है, टेक्नोलॉजी गलत आंसर आ रहा है आपका। बाकी बताइए केतन जी क्या आंसर आया है। फूलचंद जी बताइए मानस क्या आंसर आएगा। समझ लीजिए,
देखिए कल की अगर आपने क्लास अटेंड की होगी तो कल मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपने न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है तो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए आपने उसको सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करने हैं और उन 4 स्टेप के बाद आपको जो आंसर मिल जाएगा। पहला स्टेप तो क्या रहेगा, केतन जी आंसर गलत आ रहा है आपका। पहला स्टेप तो क्या बोला था कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें गिवन क्या दिया है। इस केस की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे डीपी की वैल्यू गिवन दी है, चेंज ऑफ प्रेशर कितना दिया है 3 से 3.5, मतलब कि चेंज कितना होगा जी 0.5 मेगापास्कल। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं तो डेंसिटी की आपको इनिशियल वैल्यू कितनी है 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और फाइनल वैल्यू कितनी है 501। तो इन दोनों का चेंज कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ जाएगा जी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यही है जी पहला स्टेप। दूसरा फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है के। तीसरा क्या था जी, के को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपली क्या अभी तो मैंने लिखवाया डीपी डिवाइड बाय डी रो अपॉन रो, लिखवाया था ये नहीं लिखवाया था। इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, रो डीपी अपॉन डी रो। इट इज इक्वल टू रो की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 500, डीपी की वैल्यू 0.5 और डी रो 1। 500 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा जी 250 मेगा पास्कल। तो के की वैल्यू आई है जी 250 मेगा पास्कल। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। माइनसली डेंसिटी इसमें जो लेंगे वो इनिशियल लेंगे, रो हमेशा इनिशियल लेना है जो कि कितना है आपके पास, ये इनिशियल है ये फाइनल है। इन दोनों का क्या आएगा चेंज जो कि होगा डी रो के इक्वल। टेक्नोलॉजी आ रहा है समझ में, किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट मेडिकल करें, आप करोगे ट्राई। लिखिए नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 2 बार an increase in pressure of 2 bar, decrease in volume of liquid 0.01%, then bulk modulus is equal to, आपको जो है bulk modulus की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
आंसर बताइए जी क्या होगा इसका। अनमोल जी आंसर गलत आ रहा है, चेक कीजिए। जल्दी कीजिए थोड़ा। चेतन जी क्या आंसर आया है? ठीक है चेतन जी, समझ में नहीं आया? प्रॉब्लम ही समझ में आया या टॉपिक ही समझ में नहीं आया? ये वाली प्रॉब्लम नहीं समझ में आई या टॉपिक ही नहीं समझ में आया? समझ लीजिए इस प्रॉब्लम को। फोरचंद जी गलत आंसर आया है, समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला है, एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 2 बार, एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 2 बार। तो आपके पास मतलब किसकी वैल्यू की बन दी है, डीपी की वैल्यू की बन दी है 2 बार। इसको जब मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है जी, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपली मतलब क्या है, एक बार किसके इक्वल होता है, एक बार होता है जी 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया? ठीक है। इसने बोला है डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, परसेंटेज में दिया है, मतलब इसने आपको पास किसकी वैल्यू दी है, माइनस dV/V की वैल्यू इसने दी है 0.01%, जिसे कि आप क्या लिखोगे, इट इज इक्वल टू 0.01 डिवाइड बाय 100 लिखोगे। ठीक है जी। के आपके पास किसके इक्वल आ गया जी, dP डिवाइड बाय माइनस dV/V, यही फॉर्मूला लिखा है। किसके इक्वल होगा जी, 2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय ये किसके इक्वल है जी, 0.01, ऊपर चले जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁵ इंटू 100 डिवाइड बाय 1। इसको मैं सोल्व करके ये 100 ऊपर आ जाएगा, 5 0 ये 2 ये 2 ये, आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा जी, 2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जल्दी से बताइए जी, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई ऐसा है जिसे ना समझ में आया हो, कोई भी आप में से ऐसा जिसको ना समझ में आया हो?
अनमोल जी आप पूछ रहे हो माइनस का साइन आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसने बोला ना डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो ये माइनस की ही वैल्यू दी हुई है, ये टोटल इसकी ही वैल्यू दी हुई है, तो माइनस का साइन नहीं आएगा अनमोल जी। हाँ जी, परसेंटेज में दिया ना चेतन जी, परसेंटेज में दिया है ना, परसेंटेज में मार्क्स कब आएंगे, जब आपको टोटल पता होगा तभी तो मार्क्स आएंगे ना कुछ एक, तो ये आपके पास टोटल इसकी ही वैल्यू दी गई है। मानस आ रहा है समझ में, कुशगर आ रहा है समझ में, फूलचंद जी आया समझ में कैसे होगा? करें नेक्स्ट, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करना। The equation of state for liquid is P is equal to 3500 rho raised to power 1/2 plus 2500 Newton per meter square. Then find the bulk modulus at a pressure of 10 raised to power 5 Newton per meter square. इसने आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ मोशन गिवन दी है आपके पास, आपको प्रेशर भी गिवन दिया है, आपको बल्क मॉडुलस फाइंड आउट करना है, क्या होगा फॉर्मूला वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये वाली प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी, आपके पास जितने भी आपके पास स्टैंडर्ड के एग्जाम होंगे, आपके पास गेट का एग्जाम होगा, ईएससी का एग्जाम होगा, ई का एग्जाम होगा, उसमें ये प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है। जेई में आज तक इस प्रॉब्लम को नहीं पूछा गया है, लेकिन एई, गेट, ईएससी, इसरो, डीआरडीओ में इस प्रॉब्लम को पूछा जा चुका है।
बताइए जी आंसर क्या होगा। नहीं आ रही है प्रॉब्लम समझ में? कुछ तो बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? करवा दूं? मान लीजिए 10⁵ ठीक है जी, देख लीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले हमने देखा था चार स्टेप के अंदर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहला स्टेप तो आपके पास इक्वेशन कौन कौन सी गिवन दी है। आपके पास सबसे पहले तो गिवन दिया है P इज इक्वल टू 3500 रो रेज टू पावर 1/2 प्लस 2500, ये गिवन दिया। दूसरा आपको प्रेशर रेंज गिवन दी है, कितनी गिवन दी है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। ये दो आपके पास चीजें जो है वो गिवन दी। तीसरा आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है जी फाइंड द बल्क मॉडुलस। आपको जो है के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सेकंड फाइंड आउट क्या करना है, और फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आपको पता प्रेशर दिया है और डेंसिटी दी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इट इज इक्वल टू चेंज ऑफ प्रेशर अपॉन द चेंज इन डेंसिटी अपॉन द ओरिजिनल डेंसिटी, मतलब रो dp डिवाइड बाय d रो। ये फॉर्मूला जो है वो यूज होगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब देखिए जी, अब मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। यहाँ पे क्या मुझे dp गिवन है, नहीं गिवन है। क्या मुझे रो गिवन है, रो भी गिवन नहीं है। क्या डी रो गिवन है, नहीं गिवन है। तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस को फाइंड आउट करने के लिए आपको तीन क्वांटिटी की जरूरत है, वो तीनों की तीनों डायरेक्टली आपको गिवन नहीं दी है। मतलब हमारा स्टेप क्या रहेगा, हमारा अब स्टेप रहेगा सबसे पहले तो डीपी को फाइंड आउट करना, डी रो को फाइंड आउट करना और रो को फाइंड आउट करना। आया समझ में या नहीं आया? क्लियर हुआ इतना? अब सबसे पहले देखिए, आपको P की वैल्यू पता है, P की वैल्यू है 10⁵। तो अगर मैं P की वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁵ इज इक्वल टू 3500 रो रेज टू पावर 1/2 प्लस 2500। लिख सकता हूँ ऐसा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁵ माइनस 2500 इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 10⁵ इज इक्वल टू 2500 अपॉन 3500 इज इक्वल टू रो रेज टू पावर 1/2, ठीक है। इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ, तो रो रेज टू पावर 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी जी मेरे पास 27.5
0.85 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और डेंसिटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 775.62 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतना समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? तो जी देखिए आपके पास रो की वैल्यू तो आ गई, ये वाला क्लियर हुआ? ठीक है, रो की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए डीपी और डी रो की वैल्यू। यहाँ पे देखिए प्रेशर की जो इक्वेशन गिवन दी है, प्रेशर किसका फंक्शन है? प्रेशर कहीं ना कहीं डेंसिटी का फंक्शन है, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। इस इक्वेशन को मैं विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी जब डिफरेंशिएट करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? डीपी डिवाइड बाय डी रो। किसके इक्वल आएगा जी? इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x रेज़ टू पावर n होगा, nx n - 1 हो जाएगा। तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा जी? इज इक्वल टू दिस वन प्लस 0। इसको मैं सॉल्व करूंगा, आपके पास आ जाएगा जी dp डिवाइड बाय डी रो इज इक्वल टू 1750 रो रेज़ टू पावर -1/2। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ dp डिवाइड बाय डी रो इज इक्वल टू 1750 डिवाइड बाय रो रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? हमने अब क्या करना है, रो रेज़ टू पावर 1/2 की वैल्यू कितनी है? तो मैं लिख सकता हूं dp डिवाइड बाय डी रो इज इक्वल टू 1750 डिवाइड बाय 27.85। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपके पास आएगा जी dp डिवाइड बाय डी रो इज इक्वल टू 62.82। ठीक है जी, डेंसिटी मिल गई, ये मिल गया, इससे आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा जी आपके पास? k इज इक्वल टू 77.62 इंटू 62.82, जो कि k आपके पास अप्रोक्सीमेट कितना आएगा जी? 48749.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताइए जी आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? कोई भी डाउट है या नहीं है? समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में? माइनस ये फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला आप काम कीजिए, इस मैरिकल को पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। 2 मिनट में दे रहा हूँ आपको नोट करने के लिए। उसके बाद मैं एक बार फिर से इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को रिपीट कर देता हूँ जी। एक बार पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चेतन जी आया आपको समझ में? नहीं आया?
देख लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास गिवन क्या दिया है। हमारे पास प्रेशर की एक इक्वेशन गिवन दी है जो कि क्या है 3500 रो रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 2500। दूसरा मेरे पास प्रेशर की एक वैल्यू गिवन दी है जो कि क्या है 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपको फाइंड आउट करना है वर्क मॉडुलस। वर्क मॉडुलस को फाइंड आउट करने के लिए या तो आपको प्रेशर या वॉल्यूम चाहिए या प्रेशर या डेंसिटी चाहिए। यहाँ पर बात करता हूँ तो मुझे प्रेशर भी कहीं ना कहीं गिवन दिया है और कहीं ना कहीं डेंसिटी का रिलेशन भी गिवन दिया है। तो यहाँ पे वर्क मॉडुलस को सॉल्व करने के लिए जिस फॉर्मूला का मैं यूज कर रहा हूँ वो आपके पास क्या dp डिवाइड बाय d डिवाइड बाय रो, मतलब कि वो किसका फॉर्मूला है, वर्क मॉडुलस का फॉर्मूला है। ये लिख दिया आपने ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखिए जी, हमने यहाँ पे वर्क मॉडुलस फाइंड आउट करना है और डायरेक्टली आपको कोई भी क्वांटिटी नहीं गिवन है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको रो की वैल्यू चाहिए, डीपी की वैल्यू चाहिए और डी रो की वैल्यू चाहिए। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं प्रेशर की वैल्यू गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 10 रेज़ टू पावर 5 2500 यहाँ आ गया, माइनस हो गया, इज इक्वल टू 3500 रो रेज़ टू पावर 1/2। रो रेज़ टू पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई जी 27.85 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतना वैल्यू आ गई। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखिए जी, आपके पास यहाँ पे प्रेशर किसका फंक्शन दिया है, डेंसिटी का फंक्शन दिया है। तो विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद ये इसकी वैल्यू आई, ये लिख दी मैंने वैल्यू। रो रेज़ टू पावर 1/2 की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट की तो आपके पास आंसर कितना आ गया जी 62.82 आपके पास यहाँ से आंसर आ गया। रो की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। बताइए जी, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया अभी? करें स्टार्ट, नेक्स्ट अगला टॉपिक करें स्टार्ट। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अनमोल महाजन जी, हाँ जी, गेट के अंदर ना आपको जो है वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होगा, ठीक है। आप आईआईटी की वेबसाइट पे जाओगे या गेट का आप कोई प्रीवियस ईयर देखोगे तो वहां पे ना आपको कुछ एक लिंक मिल जाएंगे जिससे कि आप उस कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हो। तो जो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हो और जो गेट के अंदर आपको कैलकुलेटर देंगे वो जो कि वर्चुअल होगा, उन दोनों की फंक्शनिंग थोड़ी सी अलग होगा। फॉर एग्जांपल, जो आपके पास फिजिकल कैलकुलेटर है या साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसमें अगर आपने sin 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या लिखोगे, साइन लिखोगे, 30 लिखोगे और इक्वल टू करके आंसर आ जाएगा। लेकिन वर्चुअल कैलकुलेटर के अंदर आप 30 लिख के साइन दबाओगे, आपको आंसर मिलेगा। तो स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट तो आपको मैं पहले ही सजेस्ट करूंगा आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ना यूज करके, तो जो गेट के अंदर कैलकुलेटर आपको मिलता है, प्ले स्टोर के अंदर आपको काफी एप्स भी मिल जाएंगे, उस ऐप के अंदर आपको वो कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो आपके लिए वही अच्छा रहेगा कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर का ही यूज कीजिए। आ गया समझ में? कोई और डाउट हो?
देख लीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द विस्कोसिटी। दैट इज द विस्कोसिटी। अब देख लीजिए जैसे जैसे हम विस्कोसिटी पढ़ते रहेंगे ना, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा, है ना, तो इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे, एक आज करेंगे एक कल कवर करेंगे। तो विस्कोसिटी जब हम पढ़ते रहेंगे ना, आपको अलग अलग तरह की डेफिनेशंस देखने को मिलेगी विस्कोसिटी की। तो सबसे पहले जो मैं आपको विस्कोसिटी का फिजिकल मीनिंग बताता हूँ, वो विस्कोसिटी का फिजिकल मीनिंग क्या रहेगा। रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो विस्कोसिटी को पढ़ने से पहले ना यार हम कुछ ना इसकी एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको सिंपली बोलता हूं कि मेरे पास एक हाथ के अंदर वाटर है और दूसरे हाथ में मेरे पास क्या है, हनी है। एक में वाटर है और एक में क्या है, हनी है, ठीक है। दोनों को मैं क्या करता हूं, इक्वल फोर्स लगाकर उन दोनों को फ्लो करवाता हूं। एक हाथ में वाटर है, एक हाथ में मेरे पास क्या है, हनी है। दोनों को मैं इक्वल अमाउंट फोर्स से अगर उनको फ्लो करवाता हूं तो कौन आसानी से फ्लो करेगा। आप बोलोगे सर हनी और वाटर में तो आपके पास वाटर ही आसानी से फ्लो करेगा, वाटर आसानी से फ्लो करेगा, ठीक है। हनी मेरे पास क्या होगा, कम फ्लो होगा। मैं बोलूंगा हनी जो है कम फ्लो क्यों हुआ, तो उसका रीजन क्या होगा कि हनी क्या है, आपके पास ज्यादा विस्कस है, ज्यादा घना है। हनी ज्यादा घना है इसलिए वो कम फ्लो करता है एज कंपेयर टू द वाटर, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, थिन लिक्विड, जितने भी मेरे पास थिन लिक्विड होते हैं जो कि इजिली फ्लो करते हैं, और जितने भी मेरे पास थिक लिक्विड होते हैं जो कि इजिली फ्लो नहीं करते हैं, जिस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है उस प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूँ विस्कोसिटी। बताइए जी इतना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये आ गया समझ में, क्या क्यों पढ़ना क्यों है हमने। दूसरा मैं क्या बोलता हूँ, अगर फ्लूइड की एक लेयर, अगर आपको याद होगा फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कार्ड्स की एग्जांपल दी थी, मतलब कि ताश के पत्तों की एग्जांपल दी थी। तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे फोर्स लगाता हूँ तो ताश के पत्ते क्या करेंगे, कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो जहां पर मैंने फोर्स लगाई है वो कार्ड सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उससे नीचे वाला कम कम कम, और सबसे नीचे वाला जो है हाथ के साथ चिपका रहेगा। आया समझ में, ठीक है। ये चिपका क्यों रहेगा, मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे हाथ के मॉलिक्यूल्स होंगे और इस मार्कर के मॉलिक्यूल्स होंगे। मेरा हाथ रेस्ट पे है तो ये क्या चाहेगा, जो इसके ऊपर आए वो भी किस पे रहे, रेस्ट पे रहे। तो ये हाथ इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगाएगा जिसके कारण ये इसको किस में ले आएगा, अपनी स्टैटिक पोजीशन पे ले आएगा, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या हुआ, विस्कोसिटी, ठीक है। ताश के पत्तों की बात करता हूं तो एक के ऊपर दूसरा पत्ता, तो जो फ्लो नहीं हो रहा है वो दूसरे को भी फ्लो होने से रोकेगा। उसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली द विस्कोसिटी बोलते हैं। बताइए जी समझ में आया या नहीं आया, विस्कोसिटी का फिनोमिना आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। तो विस्कोसिटी को पढ़ने के लिए जो चीज हमने सबसे पहले स्टडी करनी है वो आएगी मेरे पास वेलोसिटी प्रोफाइल। वो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, वेलोसिटी प्रोफाइल। अब वेलोसिटी प्रोफाइल का मतलब क्या है, मुझे आप सिंपल बताइए, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। मुझे कमेंट करके आंसर बताइए, जिस फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी क्या होगी। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं,
सेम अमाउंट ऑफ मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ फॉर अ डिफरेंट फ्लूइड। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? बताइए जी, कमेंट करके आंसर बताइए जी। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? तो वेलोसिटी प्रोफाइल को हम पढ़ेंगे टू एनालाइज द विस्कोसिटी। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, अगर किसी फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उसकी विस्कोसिटी क्या होगी जी, कम होगी। इसीलिए अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, तो मुझे विस्कोसिटी को भी समझने के अंदर आसानी होगी। इतना आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, देख लीजिए मैं क्या कंसीडर करता हूं, मेरे पास एक प्लेट है ये, ठीक है। प्लेट जो है मेरे पास वो क्या है, प्लेट जो मेरे पास एक प्लेट गिवन दी है, ये प्लेट किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर मैं फ्लूइड को फ्लो करवाता हूं, इस प्लेट के ऊपर मैं फ्लूइड को फ्लो करवाता हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्लेट के पास फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे प्लेट के मॉलिक्यूल्स उसको क्या करेंगे, उसके मोशन को रेजिस्ट करेंगे, उसके मोशन को रेजिस्ट करेंगे, जिसके कारण इस प्लेट के ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी किस पोजीशन पे आ जाएंगे, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये क्या आपका y क्या है, ये डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इस प्लेट का इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर मैं ये एक रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं और इसके विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी फाइंड आउट करता हूं, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे स्पीड 0, ठीक है, यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा स्पीड क्या होती जाएगी जी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। इन डिफरेंट पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो आपके पास एक प्रोफाइल बनेगी, दैट इज नोन एज द वेलोसिटी प्रोफाइल। आया समझ में या नहीं आया? इसको मैं क्या बोल दूंगा जी, वेलोसिटी प्रोफाइल। अब ना आप लोगों को ना मैक्सिमम दिक्कत आएगी कहाँ, आप बोलोगे सर मेरे पास आर.के. बंसल बुक है, उसमें ना ये डायग्राम ऐसे बनाया गया है, लेकिन आपने बनाया है इस डायग्राम को कुछ ऐसा, मैंने बनाया डायग्राम को कुछ ऐसा, और बुक में बनी है सर कुछ ऐसा। तो ये सही है या ये सही है? इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। देखिए जो आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है वो उसका नेचर होता है यहाँ पे लॉगरिथमिक, उसका नेचर क्या होता है, लॉगरिथमिक। लेकिन इस प्रोफाइल की जो थिकनेस होती है ना काफी कम होती है, इस प्रोफाइल की जो थिकनेस होती है वो काफी कम होती है, इसलिए हम उसके स्लोप को निग्लेक्ट करते हैं, और जो हम वेलोसिटी प्रोफाइल कंसीडर करते हैं वो सिंपली आपके पास एक लाइन बनेगी। आया समझ में या नहीं आया? तो ये और ये दोनों ही सही है, कोई भी आपकी इस प्रोफाइल को गलत नहीं कर सकता है। ये क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो थिकनेस होगी वो काफी कम होगी, हम उसके स्लोप को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है वो वेलोसिटी प्रोफाइल आपके पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आया समझ में या नहीं आया? आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, तो ये तो थी मेरे पास एक प्लेट एट रेस्ट, जो कि कौन सी प्लेट है जी, एक फ्लैट प्लेट है, एक फ्लैट प्लेट है, ठीक है। अब मैं क्या कंसीडर करता हूं, मेरे पास अगर दो प्लेट्स हैं, दोनों ही रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है
और ये भी रेस्ट पे। ध्यान से सुनिए, मेरे पास दो प्लेट्स हैं, बोथ प्लेट्स एट रेस्ट। दोनों प्लेट किस पे है जी? रेस्ट पे है। दोनों प्लेट किस पे है? रेस्ट पे है। और फ्लूइड आपका क्या कर रहा है जी? फ्लो कर रहा है। तो आपको इतना तो पता ही है, मैंने मान लिया जी एक रेफरेंस लाइन मान ली, यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी 0, यहाँ पे 0। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इट मीन सेंटर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी? कुछ ऐसे बनेगी। बताइए समझ में आया नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला, प्लेट की बाउंड्री पे 0 होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे कितने आपके पास बाउंड्री? एक बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आपके पास वेलोसिटी क्या होती जाएगी जी? बढ़ती जाएगी। तो प्रोफाइल कैसी बनेगी? कुछ ऐसी बनेगी। आया समझ में या नहीं आया? प्लेट को आप कंपेयर कर सकते हो जी पाइप के केस के अंदर भी। पाइप के केस के अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी वो भी कैसी बनेगी? सेम ऐसी तो बनेगी यार। क्या डिफरेंस हुआ दोनों के अंदर? ठीक है, ये मैं दो प्लेट्स की बात करता हूँ, ठीक है। और इसी के अंदर अगर फ्लो हो रहा है, दोनों एक दूसरे कनेक्टेड है, तो उसे मैं क्या बोल सकता हूँ? पाइप ही तो बोल सकता हूँ। तो दोनों की प्रोफाइल क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है जी। अगर आपके पास, ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास both plate at rest, both plates at rest, दोनों प्लेट रेस्ट पे है और साथ ही साथ एंड फ्लूइड भी आपका रेस्ट पे है। प्लेट भी रेस्ट पे है और आपका फ्लूइड भी रेस्ट पे है। तो जो प्रोफाइल बनेगी वो कैसी बनेगी? कोई मोशन ही नहीं होगा। मोशन नहीं होगा तो रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी क्या रहेगी जी? कांस्टेंट रहेगी। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए ये समझ में आया या नहीं आया? ये समझ में आया या नहीं आया? वेलोसिटी प्रोफाइल समझ में आई या नहीं आई? वेलोसिटी प्रोफाइल समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इन वेलोसिटी प्रोफाइल का यूज करके ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, किसका फाइंड आउट करेंगे? विस्कोसिटी को फाइंड आउट करेंगे और क्या क्या यूज होगा उसका वो देखेंगे। ठीक है, अब इस, हाँ जी चेतन राजपूत जी, क्या नहीं समझ में आया? कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? पूरा ही नहीं समझ में आया? कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आया? चेतन राजपूत जी बोथ प्लेट वाला ना, ये मेरे पास है दोनों प्लेट ना। मैंने क्या बोला? बोथ प्लेट एट रेस्ट, दोनों प्लेट रेस्ट पे है एंड फ्लूइड इज इन मोशन। दोनों प्लेट रेस्ट पे है और आपका जो फ्लूइड है वो किस में है? मोशन के अंदर है। तो इसको करने के लिए पहले आप इसको एक प्लेट से कंपेयर कर सकते हो, इतने को एक प्लेट से कंपेयर कर सकते हो। एक प्लेट की प्रोफाइल क्या बनी है? ये बनी है। ठीक है, आपने क्या किया जी? एक प्लेट की प्रोफाइल बना दी, उसके ऊपर मैंने एक दूसरी प्लेट रखी, तो इस प्लेट की प्रोफाइल भी तो क्या बनेगी? कुछ ऐसी तो बनेगी, क्योंकि मैंने बोला है बाउंड्री पे वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन डिस्टेंस के साथ वो क्या होती जाएगी? वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, डिस्टेंस बढ़ता गया, वेलोसिटी प्रोफाइल की वेलोसिटी बढ़ती गई। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, करुण कुमार जी लास्ट वाली प्रोफाइल, लास्ट वाली प्रोफाइल मैंने क्या बोला है? दोनों प्लेट्स आपकी रेस्ट पे है, मतलब दोनों प्लेट आपकी स्टैटिक है और फ्लूइड भी आपका किस पे है? रेस्ट पे है। अगर फ्लूइड रेस्ट पे है मतलब कि इसे समझिए, मेरे पास ये हाथ रेस्ट पे है और मैंने ताश के पत्ते रख दिए, वो भी रेस्ट पे है।
तो दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन ही नहीं होगा, मैंने कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई किया, तो फ्रिक्शन कहाँ से लगेगा, नहीं होगा ना। तो उस केस में जो वैल्यू रहेगी, जो प्रोफाइल रहेगी, वो कौन सी रहेगी, वो आपके पास एक कांस्टेंट प्रोफाइल रहेगी। इतना समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज मैंने आपको वेलोसिटी प्रोफाइल का कंसेप्ट क्लियर कर दिया। कल जब हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे तो ये टॉपिक मैक्सिमम टाइम एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अभी तक इतना समझ में आया विस्कोसिटी या नहीं समझ में आया? बताइए जी, समझ में आया या नहीं आया? चेतन जी समझ में आ गया? मानस फूलचंद समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? केतन चौधरी जी, अनमोल महाजन, पुष्कर समझ में आ रहा है? ठीक है, अब निकालिए जी, जो कल मैंने आपको असाइनमेंट के लिए 2 प्रॉब्लम दी थी। एक तो मैंने आपको सिंपली क्या बोला था, एक प्रॉब्लम तो गिवन दी थी मैंने आपको कि जो 273.16 होगा ये किसकी वैल्यू होगी, बताइए जी। पहला कल मैंने आपसे पूछा था कि जो 273.16 केल्विन है ये किसकी वैल्यू है, 273.16 केल्विन किसकी वैल्यू है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। 273.16 केल्विन किसकी वैल्यू है? किसी ने नहीं किया यार, फिर क्या फायदा असाइनमेंट देने का। एक दिन के अंदर मैंने ये पूछा था कि 273.16 केल्विन किसकी वैल्यू है। बिल्कुल सही है मानस जी, बिल्कुल ही सही है। 273.16 is the triple point of water, is the triple point of water। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा, जहां पे आपको पानी सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेज में मिलेगा। जहां पर पानी आपको सॉलिड, लिक्विड और वेपर फेज में मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। और डिग्री सेल्सियस में किसके इक्वल होता है जी, 0.01 डिग्री सेल्सियस, 0.01 डिग्री सेल्सियस। इसकी अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है तो आज का टाइम सबसे अच्छा चल रहा है इसकी एग्जांपल देखने का। तो इसकी आप एग्जांपल कैसे देख सकते हैं, देखिए आप रेफ्रिजरेटर से एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालिए। चिल्ड का मतलब बिल्कुल ही ठंडी, चिल्ड उसे बोलते हैं हम। उस चिल्ड कोल्ड ड्रिंक से आप क्या कीजिए, उस बोतल से इस गिलास के अंदर आप क्या कीजिए, कोल्ड ड्रिंक को डालिए, गिलास के अंदर कोल्ड ड्रिंक को डाल दिए और उसके अंदर आप क्या कीजिए, बर्फ का एक टुकड़ा डाल दीजिए। आया समझ में नहीं आया? कोल्ड ड्रिंक ली ग्लास में, उसके अंदर बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, आप क्या देखोगे ना, इस गिलास में से ना कुछ वेपर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो वो एक तो मिल गया वेपर, आइस बन गया सॉलिड और लिक्विड क्या होगी आपकी कोल्ड ड्रिंक। दैट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बोलिए जी, सबको आया समझ में या नहीं आया? सबको समझ में आया या नहीं आया? अब बताइए जी, कल जो मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था उस न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उस न्यूमेरिकल के अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या दिया था। सबसे पहला हमारे पास गिवन दिया था वॉल्यूम।
वॉल्यूम गिवन दिया था जी 355 मिलीलीटर ml, 355 ml, यही गिवन दिया आपका 355 ml। दूसरा आपके पास गिवन दिया है जी मास ऑफ कैन विद लिक्विड, मास ऑफ कैन विद लिक्विड किसके इक्वल दिया जी 0.369 किलोग्राम, मास ऑफ कैन विद लिक्विड। ठीक है जी अनमोल जी, एक बार मैं सबसे पहले आंसर साइड पे लिख देता हूं कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, इसमें जो स्पेसिफिक वेट आया है वो आया है 9481 न्यूटन पर मीटर क्यूब, डेंसिटी की वैल्यू आई है जी 966 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और स्पेसिफिक ग्रेविटी आई जी 0.966। ठीक है, ये आंसर आए हैं, चेक कर लीजिए आपके आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। अगर स्पेसिफिक वेट आपका 9484 आ रहा है ना, वो भी बिल्कुल सही है यार, आपने मास के अंदर कन्वर्ट करके किया होगा ना, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल ही सही है आकर। अगर आपका इस रेंज के अंदर आंसर आ रहा है ना ये वाला, इट मीन्स आंसर सही है आपका। दूसरा आपको क्या दिया है जी मास ऑफ कैन विद लिक्विड गिवन दिया है, और गिवन दिया है जी एम्प्टी कैन वेट, खाली कैन का वेट गिवन दिया जी 0.253 न्यूटन। ठीक है जी, आपको फाइंड आउट क्या करना है जी, आपको फाइंड आउट करना है जी डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी, यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक बार ना मुझे ना यस लिख के आप बता दीजिए कि जिनका ये आंसर आ चुका है, जिनका ये आंसर आ चुका है वो कमेंट में एक बार यस लिख के बता दीजिए। जिनके ये तीनों आंसर सही है वो यस लिख के बता दीजिए, थोड़ा क्लियर हो जाएगा किस किस का आंसर आया है। बाकी मैं सॉल्व तो करवा ही रहा हूं। अब देखिए जी आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इन तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है वो मैंने लिख लिया, क्या फाइंड आउट करना है लिख लिया, फॉर्मूला क्या यूज होगा वो भी हमें इन तीनों के फॉर्मूलास पता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं स्पेसिफिक वेट की बात करता हूं, ये किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वेट ऑफ फ्लूइड रहेगा हमेशा, इट मींस वेट ऑफ फ्लूइड पूछा है तो यहाँ पे क्या दिया है आपको समझिए, यहाँ पे इसने ना इस बोतल का वेट बता दिया, इस बोतल में तो भी पानी भी है, इसने बोतल प्लस पानी का वेट बता दिया, और खाली बोतल का वेट बता दिया, और पानी के साथ इस बोतल का इसने मास बता दिया। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया जी, वेट ऑफ कैन विद लिक्विड, वेट ऑफ कैन विद लिक्विड बोला जो कि किसकी इक्वल आया जी 369 इंटू 9.81, जो कि किसके इक्वल हुआ जी, इट इज इक्वल टू 3.619 न्यूटन। ठीक है जी, एम्प्टी कैन का वेट कितना हुआ जी, एम्प्टी कैन का वेट कितना है जी 0.253। ठीक है जी, मुझे ना इसका टोटल वेट भी दिया है विद वाटर, और खाली का भी दिया है। अगर टोटल से मैं खाली को माइनस करूंगा तो मेरे पास पानी का वेट आ जाएगा, फ्लूइड का वेट आ जाएगा, तो मेरे पास वेट ऑफ फ्लूइड आ जाएगा जी, जो कि मेरे पास कितना आ जाएगा जी, इन दोनों को माइनस करने के बाद आ जाएगा जी आपका 3.366 न्यूटन। आया समझ में, नहीं आया, इतना क्लियर है जी। अब आप सिंपली वेट निकाल लीजिए, स्पेसिफिक वेट किसके इक्वल होता है, वेट कितना है जी दिस वन अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना जी 0.355 इंटू 1000। कल मैंने बोला था ना कन्वर्ट कैसे करना है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद आंसर जो आया है आपका वो कितना आया जी 9481
न्यूटन पर मीटर क्यूब। आंसर की मैंने रेंज लिख दी, अगर आपका इस रेंज के अंदर आ रहा है तो आंसर आपका इट मींस सही है। ठीक है। सिमिलरली आपके पास क्या होगा, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो इनटू जी। इसको मैं लिख सकता हूँ W अपॉन जी इज इक्वल टू रो। स्पेसिफिक वेट कितना है जी 9481, जी कितना 9.81, डेंसिटी आ जाएगी और डेंसिटी आपके पास किसके इक्वल आएगी 966 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपको पता ही है, 966 को 1000 से डिवाइड कीजिए, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा जी 0.966। बताइए समझ में आया या नहीं आया। जितना अभी तक टोटल हुआ है किसी को कोई डाउट है उसमें या नहीं है। जितना अभी तक लेक्चर हुआ है टोटल उसमें किसी को कोई डाउट है या नहीं है, प्लीज मैसेज करके बता दीजिए। कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो उसे बता दीजिए कहां पर आपको डाउट है, कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है। ठीक है, मैंने आपको अपना नंबर दे दिया, जो भी आपको डाउट आते हैं ना वहां पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा मैं आपको क्या करूंगा उसका रिवर्ट बैक कर दूंगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट हुआ तो आप वहां पे क्वेरी ले सकते हो। ठीक है, करें क्लास ओवर। कुछ लोग अगर आप वो कन्वर्ट करते हो ना तब भी रेंज से बाहर आंसर नहीं जाना चाहिए, आंसर इस रेंज के अंदर ही आएगा। तो कहीं ना कहीं आप अपनी कैलकुलेशन चेक कीजिए, मे भी कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो। हाँ जी चेतन जी, चलेगी आपकी क्लास। देखिए नंबर लिख लीजिए एक बार अगर किसी ने नहीं लिखा है। नंबर 9041456007। चेतन जी को प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व, अगर आपकी बात हो गई है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।